हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सेक्शन 24 और 25 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 विद द लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट। सेक्शन 24 आपको बात कर रहा है गुड्स सेंट ऑन द अप्रूवल और ऑन द सेल और रिटर्न। जहाँ पे आपने अप्रूवल पे किसी गुड्स को भेज दिया, मतलब आप जहाँ पे एक नॉर्मल सिचुएशन में आप एक लेमैन लैंग्वेज देखोगे तो बात कर रहा है कि जहाँ पे भी आप कोई सामान लेने गए किसी सेलर के पास और उसने आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी, उनमें से आपको जो चीज़ पसंद आएगी वो आप रखोगे। उसके लिए आप उसको घर पर लेके आओगे, घर पर दिखाओगे, बोलते कि अगर घर वालों ने पसंद कर ली वो चीज़ तो हम लोग उसको खरीद लेंगे, उनको आप रख लोगे। वो आपकी सेल ऑन अप्रूवल की तरह बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे आप गाड़ी खरीदने गए हो, अब वो जो गाड़ी आप खरीदने गए तो वहाँ पे उनका ऑफर था कि 7 दिन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद अगर आपको पसंद आएगी तो चीज़ आप वो गाड़ी उसको रख लोगे। तो वहाँ पे अप्रूवल की बात हो रही है, पसंद आना मतलब आपकी अप्रूवल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 आपको बात कर रहा है व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल। अब जहाँ पे अप्रूवल पे आपने किसी भी सेलर ने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी उस बायर को ट्रांसफ़र कर दी है, मतलब यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा है कि सिर्फ डिलीवरी करी जा चुकी है प्रॉपर्टी की, पोजीशन गया है, यहाँ पे ओनरशिप की बात नहीं हो रही है। बोलता व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। जहाँ पे आपने बोल दिया कि या तो ऑन सेल और रिटर्न के बेस के ऊपर भेज रखा है और अदर सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी देयर इन पासिस टू द बायर। बायर को वो पासिस समझी जाएगी कब, मतलब यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी का कोई सिर्फ पोजीशन आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, जब वो अप्रूव कर देगा, जो बायर है वो उसको अप्रूव करेगा, तभी आप समझोगे कि वो प्रॉपर्टी प्रॉपरली उसको पास हो चुकी है। अभी तक क्या है कि सिर्फ उसका पोजीशन गया है, ओनरशिप आपकी नहीं गई है। इनमें से फॉलोइंग ग्राउंड्स दे रखे हैं, अगर उनको फुलफिल होंगी कुछ सिचुएशन तो समझी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी उसको प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो चुकी है, मतलब उसकी डिलीवरी तो हो चुकी है लेकिन उसका ओनरशिप जो है वो भी उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी इन फॉलोइंग ग्राउंड्स के ऊपर। फर्स्ट आपका बात कर रहा है व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर और डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। अब इसके रिगार्डिंग आपने क्या है कि अपनी अप्रूवल को सिग्निफाई कर रहा है, एक्सप्रेसली उसको जाके बोल दे कि मैंने ये प्रॉपर्टी रख ली है, मेरे को ये चीज़ पसंद आई, मेरे घर वालों ने ये चीज़ रख ली है। तो एक्सप्रेसली जहाँ पे बोल दोगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगी सेल के अंदर। दूसरा बात कर रहा है एक्सेप्टेंस टू द सेलर, या फिर एक्सेप्टेंस को वो स्पेसिफिकली जाके बोल देगा कि मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, मेरे को वो चीज़ अप्रूव हो चुकी है, वो चीज़ मेरे को रखनी है। या फिर ये बोलता है कि डज एनी अदर एक्ट, या फिर इस तरीके की कुछ एक्ट करेगा जिससे सेलर जो है उसको लगेगा कि हाँ वो चीज़ उस बायर ने एक्सेप्ट कर ली है। जैसे आप क्या करोगे कि कपड़े सिलवाने के लिए सिंपल आप कपड़ा लेके आओगे, अब कपड़ा आपने सिलवा के उसी की दुकान में चले गए, अब एक तरीके से आपने ऐसा कोई एक्ट कर दिया जिसपे वो जो सेलर है उसको लगेगा कि आपने वो चीज़ रख ली है, आपने वो चीज़ अप्रूव कर दी है। सेकेंड आपका बात कर रहा है फिर डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, अगर वो अपनी प्रॉपरली जो एक्सेप्टेंस है, जो अप्रूवल है वो सिग्निफाई नहीं कर रहा है सेलर के आगे टू द सेलर बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। गुड्स को रिजेक्ट नहीं करने का जो आपका रिजेक्ट करने का एक तरीके से जो नोटिस देना होता है वो उसने नोटिस नहीं दिया, अपने पास रिटेन करके रखा हुआ है। एक रीजनेबल टाइम के लिए देंगे ना कि आपको 6 दिन के अंदर उसको अप्रूवल दे देनी है, अब वो रीजनेबल जो टाइम था वो भी आपका स्किप हो चुका, आपका वो लैप्स हो चुका। लैप्स होने के बाद भी ऐसा ही समझा जाएगा कि आपने उसकी एक्सेप्टेंस कर ली है, उसको आपने एक्सेप्ट कर ली है, उसकी आपने अप्रूवल दे दी है। सेकेंड आपका बात कर रहा है इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, सेलर को उसने ना तो एक्सेप्टेंस दी है स्पेसिफिकली, ना उसकी अप्रूवल को सिग्निफाई करके आया, बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। नोटिस ऑफ रिजेक्शन को दिए बिना उसने प्रॉपर्टी उसके पास उसने रिटेन करके रखी हुई है। देन इफ अ टाइम हैज़ बिन फिक्स फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स, और दूसरी बात ये हो रखी कि उसको बोला गया था कि 6 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे देना, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही तो वो 6 दिन भी आपके लैप्स हो चुके, उसके बाद की बात हो रही है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड, जो आपने 6 दिन का टाइम दिया था वो आपका अब एक्सपायर हो चुका, जिस टाइम पे भी आपका जो एक्सपायर होगा टाइम उसी टाइम से समझी जाएगी कि यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड इफ नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड, अब हो सकता है कि यहाँ पे टाइम भी फिक्स नहीं कर रखा, नॉर्मली लेके आए थे, लेकिन क्या देखा जाएगा कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड देखा जाएगा, अगर जहाँ पे टाइम पीरियड आपका फिक्स नहीं है तो। बोलता है इफ नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ ए रीजनेबल टाइम, जो भी आपका रीजनेबल टाइम होगा उसके ऊपर उसको आपने समझा जाएगा कि वहाँ पे उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है, उस बायर ने वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली है, अपनी अप्रूवल दे दी है, तो समझा जाएगा कि सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। ये सेक्शन 24 था, पीछे एक सेक्शन आया था उसके अंदर भी ये चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं।
मतलब नॉर्मल सिचुएशन यही है कि आप घर पे कोई सामान लेके आओगे, घर पे दिखाओगे और सेलर को बोल के आओगे कि ये प्रॉपर्टी मैं घर पे तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन इन केस अगर वो पसंद आएगी तो मेरे घर वाले उसको रख लेंगे, अदरवाइज मैं इसको वापस कर दूंगा। अब यहाँ पे जो सेलर होगा वो एक टाइम पीरियड दे देगा, या तो कि आप मेरे को परसों तक वापस दे के जाना, परसों तक नहीं दे के जाओगे तो आपका सामान हो जाएगा, वो उसकी ओनरशिप आपके पास चली जाएगी, आपको उसके लिए पे आउट करना पड़ेगा। या फिर आप बोलोगे कि ऐसा कुछ एक्ट मत करना जिससे मेरे को लगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी। अब कपड़ा लेके गए तो उसको सिलवा के घूम रहे हो, शादियों में जाके आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करोगे तो समझा था कि आपने एक तरीके से अप्रूवल दे दी है। ये सेक्शन 24 था, नॉर्मल सी सिचुएशन है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सेक्शन 25 थोड़ा सा समझने का है। सेक्शन 25 बोलता है आपका रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब राइट डिस्पोजल का क्या होता है कि एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को बेच दी है, अब बेची है, उस टाइम पे उसका क्या है कि यहाँ पे कुछ राइट को रिजर्व करके बैठेगा, इन केस हो सकता है कि वो फुल पेमेंट ना दे। अब फुल पेमेंट नहीं देगा तो राइट क्या रहेगा सेलर का कि उसको रिटेन करके रखेगा, लीन का राइट करेगा। इन केस लीन का राइट आपका एक्सरसाइज होने के बाद भी पेमेंट नहीं आ रही है तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी अपनी किसी और बंदे को भी बेच दे, तो इसके राइट को आप डिस्पोजल का राइट बोलते हो कि डिस्पोज ऑफ करने का। एक बंदे को आप डिस्पोज ऑफ कर चुके प्रॉपर्टी, लेकिन दूसरे को भी कर सकते हो इन केस कुछ कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही तब। सेक्शन 25 पढ़ लेते हैं पहले। सेक्शन 25 आपका बात कर रहा है फर्स्ट क्लोज के अंदर, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है जो सेक्शन 6 के अंदर आपकी फ्यूचर और एग्जिस्टिंग गुड्स थी, उसी तरीके से यहाँ पे जो बात कर रहा है एग्जिस्टिंग का एक पार्ट था कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर आपने किसी प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक कर लिया हो, वो वाली चीज़ असर्टेन गुड्स। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा सेल के रिगार्डिंग किसी ऐसी स्पेसिफिक गुड्स का, और वेयर द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड। यहाँ पे जो सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड है उसको आप अंडरलाइन करके ऊपर लिख सकते हो, इसके आपका कंडीशनली अप्रोप्रिएट की बात हो रही है, क्योंकि सेक्शन 23 के अंदर हमने पहले पढ़ी थी ऊपर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। यहाँ पे कंडीशन उसने इम्पोज कर दी कि इतने टाइम के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो मैं वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दूंगा। इस तरह की कुछ भी कंडीशन यहाँ पे लगी हो सकती है। Subsequently appropriated to the contract, the seller may by the terms of the contract or appropriation reserve the right of the disposal of the goods until certain conditions are fulfilled। वहाँ पे कंडीशन इम्पोज कर दी जाएंगी, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक उसका राइट जो है डिस्पोज ऑफ करने का वो रिजर्व रखा जाएगा। एक तरीके से क्या कर रहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सेलर के साथ रहेगी जब तक वो प्रॉपर्टी के पेमेंट नहीं दी जाएगी। इसके अंदर ये लिखा है प्रॉपर्टी विल रिमेन विद द सेलर अंटिल द पेमेंट, और अनसर्टेन जो आपकी कुछ भी क्या है कि जो सर्टेन एक तरीके की जो कंडीशंस है वो जब तक फुलफिल नहीं हो जाती तब तक उसका रिस्क और उसकी ओनरशिप हमेशा सेलर के पास रहेगी। यहाँ पे इसी राइट को मतलब प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं करी जाएगी बायर को जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता या फिर जो पेमेंट है वो नहीं करता। तो इसी राइट को क्या बोलते हैं कि राइट ऑफ डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं करोगे तो एक सेलर कितने दिन वेट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करेगा। तो वो जो राइट है वो उसका डिस्पोज ऑफ करने का राइट आपका रिजर्व करा जाएगा, उसने पहले ही रिजर्व कर लिया अनकंडीशनली आप सेक्शन 23 के अंदर, और कंडीशनली जो आपका अप्रोप्रिएशन की बात हो रही है वो सेक्शन 25 के अंदर की बात हो रही है। अब इसके अंदर बात कर रहा है कि इनकेस अगर वो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी डैमेज होगा, फिर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल भी रख लिया, आपने उसकी ओनरशिप जो है वो अभी तक आपने उसको ट्रांसफ़र नहीं करी है, और ये प्रॉपर्टी आपकी किसी भी तरीके से विदाउट द फॉल्ट ऑफ द बायर अगर कोई डैमेज हो रहा है तो यहाँ पे क्या समझा जाएगा कि जो उसका राइट जो उसने रिजर्व करके रखा ना, इसका मतलब जो रिस्क है वो भी हमेशा सेलर का रहेगा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही कि अगर इन केस कुछ भी डैमेज होगा तो सेलर हिमसेल्फ लायबल होगा, ना कि बायर, क्योंकि वहाँ पे कोई कंडीशन जो लगी हुई थी वहाँ पे वो उस कंडीशन की वजह से उसने कुछ कंडीशनल अप्रोप्रिएशन की बात हो रही थी, सब्सिक्वेंटली बाद में उसको वो अप्रोप्रिएट कर देगा। तो इसी तरीके की बात हो रही है। अब जो नेक्स्ट क्लोज जो है उसके अंदर बात कर रहा है सेकंड में, इसी का सेकंड पार्ट बचा हुआ है, बोलता है इन सच केस नॉट विद स्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। हो सकता है कि वहाँ पे उसने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया हो, प्रॉपर्टी को उसने डिलीवर कर दी हो टू ए बायर और टू ए कैरियर और एनी अदर बेली। बेली जो बंदा होगा उसको हो सकता है कि उसने वो प्रॉपर्टी बेली की तरह उसको ट्रांसफर कर दी हो। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट passes to the buyer until the condition imposed by the seller are fulfilled। यहाँ पे हो सकता है कि इस बंदे ने वो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर दी हो लेकिन ओनरशिप जो है वो अभी भी उस सेलर के पास ही रहेगी। ये सिंपल सा था। सेकंड आपका बात कर रहे हैं वेयर द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि किसी एनी अदर पर्सन को आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, उसको किस चीज़ के थ्रू करोगे, या तो आप शिप के थ्रू भेजते हो या फिर आप अपनी किसी रेलवे के थ्रू भेजते हो। यहाँ पे बात हो रही है पहले आपकी शिप के थ्रू या फिर डिलीवर
टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपने रेलवे के थ्रू वो प्रॉपर्टी बेच दी है। तो इन केसेस में क्या होगा कि बिल ऑफ लैंडिंग होगा या फिर रेलवे रिसिप्ट यहाँ पर इशू करी जाती है। जहाँ पे भी प्रॉपर्टी आपकी शिपिंग के थ्रू बेची जाएगी वहाँ आपका बिल ऑफ लैंडिंग आएगा, और जहाँ पे भी प्रॉपर्टी आपकी रेलवे के थ्रू बेची जाएगी वो आपका रेलवे रिसिप्ट की बात करेगा। एज द केस में विद गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट, द सेलर इज प्रेमा फेसाई डिम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ द डिस्पोजल। जहाँ पे आपकी एक एक्सप्रेस और डिम्ड रिजर्वेशन की बात हो रही है, नॉर्मल सा पॉइंट है जिसके अंदर सिंपल बताया गया कि जहाँ पे भी आपने प्रॉपर्टी इन चीज़ों के थ्रू बेच दी है तो समझा जाएगा कि आपने उसके लिए राइट रिजर्व कर लिया है। जो आपका बिल ऑफ लैंडिंग होगा वो अपने पास रख के बैठे हुए, तो आप समझा जाएगा कि आपने वो रिसिप्ट इसी वजह से रखी है ताकि अगर इन केस कल को वो पेमेंट ना दे तो उसको आप कैंसिल करवा सको और उसको आप फर्दर किसी दूसरे पर्सन को वो चीज़ बेच सको। तो इसी को बोलते हैं आपका राइट ऑफ डिस्पोजल। थर्ड बात कर रहे हैं वेयर द सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड ट्रांसमिट टू द बायर द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लैंडिंग। अब इसके अंदर क्या है कि जहाँ पे एक सेलर है वो ड्रॉ करता है किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को, किसके ऊपर, किसी बायर के ऊपर, फॉर द प्राइस एंड ट्रांसमिट टू हिम टुगेदर विद द बिल ऑफ लैंडिंग, और रिसिप्ट जो आपका रेलवे रिसिप्ट है उसके साथ वो अटैच करके उस बायर को दे देगा। अब यहाँ पे जो बायर है वो बाउंड होता है कि उसके ऊपर साइन करके वो वापस देगा कि मैंने वो चीज़ डिलीवर जो करी थी आपने वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर ली है, मैंने रख लिया, उसके ऊपर साइन करेगा, वापस भेजेगा। इन केस अगर ऐसा कुछ है कि जहाँ पे वो साइन ही नहीं करके दे रहा, अगर वो साइन ही नहीं करके दे रहा या फिर इफ ही डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बेचा था उसको वो ऑनर ही नहीं कर रहा है, उस केस में क्या करोगे कि मतलब जहाँ पे जो बायर था उसको साइन करके वापस भेजने थे, उसने साइन करके वापस नहीं दे रखा, तो उसके केस में क्या होगा कि यहाँ पे साइन नहीं करने तक जो पोजीशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक तरीके से ट्रांसफ़र को अपोजिशन करना भी बोल सकते हो, लेकिन जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही। ये आपकी 100% एक तरीके का रूल है कि जब तक वो उसकी बायर की बाउंडेशन थी कि आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को आप क्या करोगे, साइन करके वापस भेजोगे। वहाँ पर आप साइन करके नहीं दे रहे हो तो सिर्फ आपकी पोजीशन है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करी जाएगी। इसके अंदर लास्ट में लिखा हुआ है एज द केस में भी द रेलवे रिसिप्ट टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस और पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपका क्या होगा कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की रिगार्डिंग उसका साइन करना, ये चीज़ उसकी एक सिक्योरिटी की तरह मानी जाएगी। द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लैंडिंग और रिसिप्ट। अब यहाँ पे क्या है, जो बायर है वो हमेशा बाउंड रहेगा कि बिल ऑफ लैंडिंग और जो रेलवे रिसिप्ट है उसको वापस ट्रांसफर करे, साइन करके वापस उस बंदे को दे। इफ़ ही डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर आप ऑनर नहीं करते, मतलब एक तरीके से डिसऑनर कर देते हो, एंड इफ़ ही रॉन्गफुली रिटेन द बिल ऑफ लैंडिंग और रिसिप्ट, अगर उसने रॉन्गफुल तरीके से उसको रिटेन भी कर लिया है, एंड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू हिम, उसको प्रॉपर्टी जो है वो पास नहीं करी जाएगी, मतलब उसकी ऑनरशिप जो है वो उसके पास नहीं जाएगी, हो सकता है उसके पास सिर्फ पोजेशन जाए। तो यहाँ पे एक तरीके से जो बिल ऑफ लैंडिंग और जो आपकी रेलवे रिसिप्ट है उसकी 3 कॉपी बनाई जाती है। जनरली आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि जहाँ पे 3 कॉपी बनाई जाएगी। एक कॉपी कौन रखेगा, जो सेलर है उसने अपना सामान बेच दिया, एक अपने पास रखेगा। दूसरी जो होगी वो उस बायर को दी जाएगी कि आप सामान को लेके जाओ, दोनों के पास होगी। अब तीसरी जो कैरियर सामान लेके जाएगा उसके पास रहेगी कि जो बायर है उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ उसके ऊपर लिखा होगा, उसके पेमेंट के रिगार्डिंग उसके ऊपर लिखी मिलेगी चीज़ें कि इतनी पेमेंट आपने लेनी है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर्ली ट्रांसफर कर देनी है। तो इसके रिगार्डिंग तीसरा आपका शिप मास्टर या फिर जो ड्राइवर होगा उसके पास रखी जाएंगी, ताकि उसका एड्रेस और कंफर्म कर सके वो बंदा कि हाँ यही बायर है, इसी को मैंने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। तो यही आपकी चीज़ थी सेक्शन 24 और 5 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 26 देखेंगे, जिसके अंदर आपका बात कर रहे हैं रिस्क प्राइम एफएसआई पासेस टू द अदर पार्टी विद द प्रॉपर्टी। जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, जो उसका ओनर होगा उसके पास उसका लॉस बियर करने की लायबिलिटी रहेगी, उसी के रिस्क पे वो प्रॉपर्टी रहेगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं। एनी अदर कोई भी टॉपिक आपका जुडिशरी से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको टॉपिक डिस्कस करना है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल अलग से वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।